गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, लाइट की वजह से अपनी क्लास बीच में रुक गई थी। जो पूंजी बाजार है उसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं पाई जाती है, तो पहली इसमें विशेषता है कि एक मॉडल मार्केट के रूप में काम करता है। इट मीन्स ये एक ऐसा शेयर बाजार है या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है, यानी जिसमें किसी तरह का कोई धोखेबाजी, कोई फरेब, कोई जो इसके निवेशक है उनके हितों का शोषण नहीं किया जाता। यानी एक आदर्श शेयर बाजार के रूप में एट प्रेजेंट टाइम में ये काम कर रहा है। दूसरा है, इनका कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता, यानी इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता कि एनएससीआई पूरे देश में एट प्रेजेंट टाइम पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसी कोई भी जगह जहां पर हम अपने अंशों और ऋण पत्रों का ऑनलाइन माध्यम से क्रय विक्रय कर सके, वो किसके साथ अटैच होता है, एनएससीआई के साथ अटैच होता है। इसे तीसरी इसकी विशेषता है, दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसके दो भाग हैं। पहला है थोक ऋण बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। अब थोक ऋण बाजार अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, जिसे मुद्रा बाजार, और दूसरा पूंजी बाजार। यानी दोनों जो प्रकार अपन ने पढ़े दोनों किसके थे, एनएससीआई के भाग है। मुद्रा बाजार भी एनएससीआई का ही भाग है और जो पूंजी बाजार अपन ने पढ़ा था वो भी एनएससीआई का ही भाग है, यानी दो रूपों में ये काम करता है। तीसरा, इसमें आसानी से कोई भी निवेशक, चाहे कम पूंजी हो या ज्यादा पूंजी वाला निवेशक हो, अपना निवेश करके अंशों का क्रय आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें अंशों का मूल्य बहुत कम से शुरू होकर ज्यादा तक होता है। 10 रुपए के अंश भी अपने को इससे ले सकते हैं और अरबों रुपए के अंश भी अपन इससे क्रय कर सकते हैं। उसके बाद चौथा, इसमें प्रत्येक मार्केट में अंशों का एक ही मूल्य होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है जियो, उसके जो मार्केट शेयर है वो चाहे अपन बॉम्बे से खरीदे या जयपुर स्टॉक एक्सचेंज से, सभी जगह अपने को एक ही मूल्य इसमें मिलता है, यानी इसमें ज्यादा मूल्यों का कोई वो अंतर नहीं होता कि एक ही जगह से खरीदेंगे, चाहे जयपुर से खरीदे, दिल्ली स्टॉक मार्केट से खरीदे, कलकत्ता स्टॉक मार्केट से खरीदे, आज जो मूल्य है वो अपने को सभी जगह एक जैसा मिलेगा। अगला, इसमें आदेश चलित पद्धति, यानी इसमें ऐसा एक सिस्टम बना रखा है कि इसमें जिस प्रकार से अपने को अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार उनको प्राप्त करके निवेशक तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद में है एनएससीआई के उद्देश्य, कि किन उद्देश्यों के लिए एनएससीआई को स्थापित किया गया। तो पहला इसका उद्देश्य है कि एक राष्ट्रीय स्तर का स्टॉक एक्सचेंज देश में होना चाहिए। इसके लिए किसको स्थापित किया गया, एनएससीआई को स्थापित किया गया, जो एक संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व है अंश और ऋण पत्र, बॉन्ड आदि के क्रय विक्रय के लिए करता है। दूसरा, ये नकद तरलता में वृद्धि करता है, क्योंकि एनएससीआई के माध्यम से अपन किसी भी समय अपने अंशों को खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा, इनमें सौदों में पारदर्शिता पाई जाती है, यानी व्यवहार कुशलता होते हैं, किसी प्रकार का इनमें कोई धोखेबाजी, ग्राहकों के हितों का शोषण, अनुचित व्यवहार जैसा इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि मॉडल एक्सचेंज होते हैं। चौथा, इनमें जो निपटान अवधि है, यानी व्यवहारों को पूरा होने का जो टाइम है वो अन्य किसी भी मार्केट से कम पाया जाता है, कि व्यवहारों को ज्यादा समय तक
अपने पास नहीं रखते। जैसे आदेश प्राप्त हुआ उस आदेश को ये तुरंत क्या करते हैं, पूरा करने में विश्वास रखते हैं। चौथा, अंतरराष्ट्रीय जो परमाप है, यानी एक देश से जो दूसरे देश के संबंध हैं उनको भी ये क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि इनमें पारदर्शिता सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एनएससीआई ने अपनी एक अलग पहचान वर्तमान समय में बनाई हुई है। अगला जो टॉपिक आता है वो है एनएससीआई की ट्रेडिंग प्रक्रिया, कि अपन किस प्रकार एनएससीआई के माध्यम से अंशों का क्रय कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रक्रिया यानी वो प्रोसेस जिसके तरह अपन क्या कर सकते हैं, अपने अंशों का क्रय कर सकते हैं। तो इसमें भी एक सिंपल सी प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने को अपना आदेश प्लेस करना होता है, यानी ऑर्डर देना होता है ऑनलाइन माध्यम से, कि अपने को कौन सी कंपनी के कितनी कीमत वाले कितने अंशों का कितने समय के लिए क्रय करना है। इस प्रकार इसमें अपने को एक आदेश देना होता है। दूसरा, उस आदेश को कंप्यूटर कहां तक पहुंचाएगा, एनएससीआई के कंप्यूटर तक पहुंचाता है कि हाँ फला व्यक्ति से इतने अंशों का इस कंपनी के लिए आदेश मिला है। आदेश मिलते ही कंपनी का जो कंप्यूटर है वो अपने पास उपलब्ध स्टॉक में से मिलान प्रक्रिया शुरू कर देता है कि ग्राहक ने जिस कंपनी के अंश मांगे हैं क्या वो अपने पास उपस्थित हैं, क्या हम उनको वो अंश दे सकते हैं। तो वो स्टॉक जो उसके पास पड़ा हुआ है उस स्टॉक से क्या करता है, उस आदेश का मिलान करता है, क्या क्या आदेश को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। चौथा, यदि आदेश पूरा किया जा सकता है तो कंप्यूटर द्वारा क्या कर लिया जाता है, उस आदेश को स्वीकार कर लिया जाता है। तो चौथा इसमें बिंदु आएगा आदेश स्वीकार करना, कि आदेश स्वीकार, हाँ हम इतने अंश दे देंगे। अगले कस्टमर के पास इस चीज का मैसेज पहुंच जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद जिसने अंश खरीदे हैं वो पेमेंट करेगा और एनएससीआई उसके अंशों का क्या कर देगा, उसको भुगतान कर देगा। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो अपने को स्टेप टू स्टेप याद करनी है और स्टेप टू स्टेप ही लिखनी है। तो इसमें केवल 5 बिंदु है। हम सब ऑनलाइन वस्तुएं खरीदते हैं तो अपने को पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन वस्तुएं खरीदी जाती है। सेम प्रोसेस अपने को यही फॉलो करना है। सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद सिस्टम में वो ऑर्डर जाएगा कि आपने जो वस्तु मांगी है वो वस्तु अपने पास उपलब्ध है या नहीं है। उसके बाद में यदि अपने पास है तो अपना आदेश है वो क्या हो जाता है, पूरा स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ आपका आदेश है, आपको इस तारीख तक डिलीवरी मिल जाएगी। और चौथा होता है पेमेंट करना, और पेमेंट के बाद में अपना जो अपन ने सामान क्रय किया है उस सामान को स्वीकार करना। यह है एनएससीआई। इसके बाद में इसमें एक और टॉपिक आता है दूसरा, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी एक ऐसा माध्यम जिसने क्या किया, एक ऐसी प्रणाली का इजाद किया जिसने पूरे देश को एक ही कंप्यूटर सिस्टम यानी ऑनलाइन माध्यम से जोड़ दिया, कि हर कस्टमर जो अंश खरीदना चाहता है या अपनी पूंजी निवेश करना चाहता है वो किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, अपनी पूंजी का निवेश ओटीसीआई के माध्यम से कर सकता है। अब वही सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना की गई। और अब स्थापना के बाद इसके वही प्रवर्तक यानी कौन सी कंपनियां इसके साथ काम करती हैं, तो पहली तो इसके साथ जुड़ी हुई है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दूसरी आईसीआईसीआई इसके साथ काम करती है। तीसरा एलआईसी, चौथा जीआईसी, पांचवा एसबीआई,
तो वही कंपनियां हैं, दोनों के कॉमन से नेम अपने को याद रखने हैं कि इनके साथ कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई है। एनएसईआई में यूटीआई नहीं थी, बाकी सारी थी, इसमें अलग से यूटीआई को भी शामिल किया गया है। उसके बाद में अगला इसमें टॉपिक आता है इसकी विशेषताएं, कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो पहली विशेषता है कि इनका भी कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन